Good morning to all of you. Let's continue chemistry, and today we will discuss a new chapter, that is chapter number 7. Chapter number 7, that is P block. P block. डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है पी ब्लॉक, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, और इसमें से लगभग ये मान लीजिए 5 मार्क्स का एक जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस बार तो सिलेबस रिड्यूज हुआ है, तो ये मान के चलिए अप्रॉक्स 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो ये जो पी ब्लॉक चैप्टर है इससे पूछे जाएंगे। और ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, बस इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक। सबसे पहले पी ब्लॉक का डेफिनेशन, किसको कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इस तरीके के एलिमेंट जिनका लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल। दैट्स राइट। तो आपको छोटा सा आइडिया होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का 11th क्लास से, कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं, ये शेल। दैट्स राइट। और जो शेल होते हैं उन शेल में क्या होते हैं, सब शेल। शेल होते हैं, शेल में क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। सब शेल जो हैं उनमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में कौन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स राइट। तो इस तरीके के एलिमेंट जिनका लास्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा, दैट लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब सेल नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियोडिक जो टेबल होती है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट कहाँ पर होते हैं, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर होते हैं। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड दो जो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। बीच में क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, नीचे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दो जो सीरीज होती है। और ये जो है ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा ये 13 से लेकर के और 18 ग्रुप के बीच वाले होते हैं। ठीक है ना। तो टोटल इस तरीके से यहाँ पर कितने ग्रुप्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जो ग्रुप है वो होते हैं 13 to 18। दैट्स राइट। तो पी ब्लॉक के अंदर बेटा 13 14 15 16 17 एंड 18 टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, याद रखना है। टोटल जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं 6। अब पहला क्वेश्चन कि सर 6 ही क्यों होते हैं, तो देखिएगा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ इंटर करना है, पी सब शेल में। और याद रखना है पी जो सब शेल होता है उसके अंदर हाउ मच ऑर्बिटल्स, तो ऐसा हम कहते हैं कि जो पी सब शेल होता है उस पी सब शेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, विच आर पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और वी नो 1 ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। तो इस तरीके से तीनों में मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक ग्रुप होगा, इसलिए टोटल कितने ग्रुप्स हो सकते हैं, 6 ग्रुप ही यहाँ पर होंगे। दैट्स राइट। पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ये, इन सब का अगर हम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखें या इन सब का हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, दे आर पी ब्लॉक के ये जो एलिमेंट्स हैं इनका दे आर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। इनमें से किसी भी एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126। बस कौन एक्सेप्शन है, हीलियम। हीलियम एक्सेप्शन है। हालांकि हीलियम जो होता है इसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इसको हम एस ब्लॉक का एटम काउंट करते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट इसे काउंट करते हैं, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन केवल 1s2 होता है। लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, इसलिए ये एस वाला होगा। बट प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके साथ मैच होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसमें हीलियम के बारे में हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना, हीलियम को बेशक आप भूल जाएंगे यहाँ पर। दैट्स राइट।
तो हीलियम को छोड़ करके बाकी का जो लास्ट या वैलेंस सेल का या जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP126। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाट इज़ N हेयर, N क्या है यहाँ से, तो बस ये आपको याद रखना है N जो होता है दैट इज़ नंबर ऑफ पीरियड, याद रखना है यहाँ से N जो है दैट इज़ नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, अब कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, आप ग्रुप और पीरियड की बात याद रखनी है। पी ब्लॉक जो है उस पी ब्लॉक के अंदर बेटा 13 से लेकर के और 18 तक के ग्रुप्स होते हैं, टोटल 6 ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। पीरियड कौन से होते हैं, तब तुम्हें याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट जो पीरियड होता है उस फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 ही एटम्स इंक्लूडेड होते हैं, याद रखना फर्स्ट पीरियड में एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा हीलियम होता है। ठीक है, तो हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड में आता है, उसके बाद सेकंड पीरियड। बस यही कन्फ्यूजन होता है, हमें लगता है कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट पीरियड में कौन होता है, केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड जो पीरियड है उसमें होते हैं ये बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये होते हैं थर्ड पीरियड में, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5th। ठीक है, उसके बाद में दैट इज़ 6 और उसके बाद में कौन सा होता है, 7th पीरियड होता है। 7 जो पीरियड है बेटा इसके अंदर सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है ना, तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो सारे के सारे सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं और सारे के सारे रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो उन एलिमेंट के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये होते हैं सेकंड पीरियड। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करेंगे। अच्छा, तो मैं इनके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126। दैट्स राइट, N हेयर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीरियड। जैसे अगर ये 13 ग्रुप वाले एलिमेंट है, इनके लिए अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 13 ग्रुप वालों के लिए लिखा जाएगा N के S में 2 और N के P में 1। अब N जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पीरियड। अगर मैं बोरोन के लिए लिखूंगा तो बोरोन का पीरियड कितना है, 2, तो यहाँ N की जगह 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे पास लास्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन वो आएगा 2s2 और 2p1, दैट इज़ बोरोन। अगर मैं एल्यूमिनियम के लिए यहाँ से लिखूँगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड 3 है, तो यही एल्यूमिनियम के लिए क्या बन जाएगा, 3s2 3p1 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कार्बन के लिए या ये जो आपका 14 ग्रुप है इसके लिए अगर लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP2, P में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 15 के लिए लिखोगे तो NS2 NP3, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 15 ग्रुप। 17 18 ऐसे ही चलता रहेगा। दैट्स राइट, ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिएगा, वो क्या कहता है इंक्लूड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18। पी ब्लॉक जो है बेटा उस पी ब्लॉक के अंदर 13 से लेकर के और 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट है वो इंक्लूडेड है। इसका मतलब टोटल ग्रुप कितने हो गए, यहाँ से टोटल जो ग्रुप है वो आपके पास हो गए 6। ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये जो आपके पास पी ब्लॉक है पूरा का पूरा, इस पी ब्लॉक के अंदर तीनों टाइप के मेटल्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से तीनों टाइप के मेटल्स इसमें होते हैं बेटा, जो ये ग्रुप है, ये जो आपके पास पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स तीनों के तीनों कंसिस्ट होते हैं, तीनों इंक्लूडेड होते हैं। मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटेलॉइड भी होते हैं। लेकिन बाकी के जो ब्लॉक है ना, जैसे एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के अंदर सारी कौन होती हैं, मेटल्स होती हैं। बस हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ो तो नॉन मेटल। डी के अंदर क्या होते हैं, सारी मेटल्स होते हैं। एफ में क्या होते हैं, सारी मेटल्स होती हैं। केवल पी जो है ना, ये पी एक ऐसा है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सारे होते हैं। अब इनमें से भी इधर जो लिखे हैं ना, ये वाले जो इधर लिखे हैं, ठीक है, ये वाले जो इधर लिखे हैं, ये पिंक से अगर मैं करूँ इसको येलो से, ये जो इधर लिखे हैं यहाँ से, ये बा, एक लेटर बना देंगे ऐसे करके, बा सी ऐसी तेरी आत्मा करके बन गया लेटर। अब इस लेटर के अंदर आपको क्या करना है, जी ई और एस बी को भी इंक्लूड करना है। ये जो हमारे पास बना है, ये बीच में जो लेटर बन गया है ये वाला, ठीक है, ये लीजिए। ये जो बीच वाले हैं ये क्या है, ये होते हैं मेटेलॉइड्स, और इधर वाले जो हैं मेटेलॉइड्स के, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, मेटल्स, दीज आर मेटल्स।
ठीक है बेटा। और उधर वाले जो हैं ये वाले, ये सब कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन मेटल्स, ऑल आर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो तीनों टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। अब इनमें से देखिएगा जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है यहाँ से, ये 18 ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल होते हैं, इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं या इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट गैस या इनर्ट ग्रुप कहते हैं। क्यों होते हैं इनको, क्यों कहते हैं हम इनर्ट, इनर्ट का मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं ये दूसरों के साथ में क्या कहीं नहीं करते हैं बेटा, रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉट रिएक्ट, रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, इनका जो ऑक्टेट है वो पूरा होता है, इसलिए इनको ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैस कहा जाता है। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये, इनको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ना, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी बात हम कर रहे हैं। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ये जो होते हैं बेटा इनको क्या कहते हैं, इनको हम हैलोजन कहते हैं, दैट्स राइट। 16 ग्रुप वाले जो होते हैं, 16 वाले ये, इनको हम क्या कहते हैं, 16 वालों को इनको हम चाल्कोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं तो आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं। इसके अलावा 15 ग्रुप जो है इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कह देते हैं, ठीक है, दैट इज़ कार्बन फैमिली, दैट इज़ बोरॉन फैमिली, ठीक है। अब आप सुनेंगे जो 11th क्लास थी उस 11th क्लास में हम 13 और 14 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनके बारे में 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 11th क्लास में भी एक चैप्टर है पी ब्लॉक, दैट्स राइट, और उस पी ब्लॉक वाले चैप्टर में 13 एंड 14 ग्रुप डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर जो सीनियर में जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, 15, 16, 17 एंड 18, ये जो चारों ग्रुप हैं ये चारों ग्रुप हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, दैट्स राइट, यहाँ पर डिस्कस करने हैं चारों के चारों। चलिएगा अभी ये जो पी ब्लॉक है इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है, जो कि 11th क्लास में कहीं पढ़ी होगी, वो हमने कहीं पढ़ा हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, पढ़ा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब आपने बता ही दिया या मैंने आपको समझा दिया, इनर्ट का मतलब रिएक्ट नहीं करते। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ काम आएगा, तो इनर्ट पेयर जो इफेक्ट है बेटा ये काम आने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये जो 13, 14, 15, 16 और 17, 18 ग्रुप के पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक जो है वो इनकी होती है कौन सी, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी क्या होती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या इसको हम जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहेंगे, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर क्या कहते हैं इसको, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। और एक होती है अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 13 ग्रुप, 14, 15, 16 और 17, ठीक है, इनका जर्नल या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसका क्या होगा, 13 वाले का NH2NP1, NH2NP2, ठीक है, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5 एंड NH2NP6, बस हीलियम में एक्सेप्शन होता है, दैट्स राइट। अब देखिएगा इसका 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है, दैट इज़ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हीलियम होता है, ठीक है, लेकिन हीलियम को हटा दें तो यहाँ से कौन आ जाएगा, नियोन हम कह सकते हैं। पी ब्लॉक में हमें हीलियम को डिस्कस नहीं करना है, नियोन से ही पढ़ना है इसलिए, ठीक है। अब इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में इनका जो वैलेंस शेल है,
और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा 13 ग्रुप के ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिएगा ये जो आपका लिखा हुआ है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है। जैसे बोरॉन है, बोरॉन से नीचे कौन होगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np1। इसका मतलब इनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ऐसे होते जाएंगे। फिर इनका जो NS है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और NP में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सबके आउटर सेल में ऐसा ही होने वाला है। तो आउटर सेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्डिंग में ये तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जिससे इनके ऊपर कितना चार्ज क्रिएट होगा, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें तो +3। जब आप यहाँ की बात करोगे 14 ग्रुप में, तो 14 ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 और फिर क्या हो जाएगा, NS2Np2 हो जाएगा। ठीक है, तो N के P में कितना हो जाएगा, 2, तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 4। तो चारों के चारों पार्टिसिपेट करेंगे जिससे यहाँ कितना चार्ज क्रिएट होने वाला है, +4। ऐसे ही इनके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, NS2, लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 15 वालों का वो है NS2Np3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जिससे चार्ज कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, ऐसे यहाँ कितना, +6, ऐसे यहाँ कितना, +7, ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा, +8। ये इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दैट्स राइट। तो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शॉन बाई अ पी ब्लॉक एलिमेंट, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि वो शो की जाती है इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। दैट्स राइट। और ये हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, NS और NP, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, X, दोनों को सम करके और हम उसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिएगा अब क्या होता है, अब कहते हैं कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 13 ग्रुप का हो चाहे 14 ग्रुप का हो, जैसे 13 का ही अगर आपके पास में है तो कौन होगा, बोरोन होगा, एल्यूमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, थैलियम होगा। दैट्स राइट। अप टू डाउन जा रहे हो, बोरोन का साइज़ थोड़ा छोटा होगा, एल्यूमिनियम थोड़ा बड़ा होगा, गैलियम और बड़ा होगा, इंडियम और काफ़ी बड़ा होगा और थैलियम सबसे बड़ा होगा। दैट्स राइट। तो जैसे जैसे अप टू डाउन जाओगे, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर समझ सकते हो, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, S में 2, P में 1, इसमें भी ऐसा ही, S में 2, P में 1, S में 2, P में 1, आउटर के S2 have 2, P have 1, S have 2, P have 1। दैट्स राइट। बट ऑन गोइंग अप टू डाउन साइज कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, साइज बड़ा होता जा रहा है। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, होता ये है कि इनके जो S वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, S के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। S के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। केवल ऊपर वाले जो है ना, इनके अंदर ये दोनों के दोनों, S वाले दोनों और P का दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जैसे जैसे नीचे जाओगे S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फिर केवल कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, S वाले नहीं करते। S वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं, दीज आर इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट हो जाने से क्या होगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 कम हो जाएगा। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर केवल किसके कारण से होगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण से ही होगा। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 कम हो जाता है। तो देखिए 13 ग्रुप का जर्नल या ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3 है ना। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे जाने पर S के जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनर्ट हो जाएंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों इनर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी एक्सप्लेन करेंगे इनर्ट क्यों हो जाएंगे, ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। बट इनर्ट हो जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा, P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ऑक्सीडेशन जो नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 कम हो जाएगा, 2 रिड्यूज हो जाएगा। तो +3 में तो तीनों पार्टिसिपेट करते थे, बट जैसे जैसे नीचे जाओगे अब ये 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। तो देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 कम हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा, +4 है, +4 में से भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो S वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होगा, +5 है, 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, +3। +6 है, 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा, +4।
और 2 पार्टिसिपेट नहीं करे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। सेम ऐसे यहाँ पर होगा, 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्लस की 5, और 2 नहीं करें तो प्लस 3, और 2 नहीं करें तो प्लस 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता चला जाएगा। दैट इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा सर फिर ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है? तो बेटा नेगेटिव तो कब होता है, अगर ये जो एटम्स हैं या ये जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं, इन्होंने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर ये डोनेट कर दिए तब तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तब तो इन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। और बाई चांस अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो गेन कर लेगा उस कंडीशन में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए इनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी होती है। दैट्स राइट, इनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। ठीक है, नेगेटिव कितना कितना होगा, कितना कितना होगा, तो यहाँ की बात करो 17 ग्रुप की बात करो। 17 ग्रुप के अंदर जैसे मान लीजिए फ्लोरीन ही है, तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के वैलेंस सेल में देखिएगा NS2Np5, तो वैलेंस सेल में S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 5, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इस फ्लोरीन को केवल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिससे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए -1। ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप वाले एलिमेंट होंगे, ये 16 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनमें इनके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, NS2Np4, तो टोटल कितने हो गए, 2 और 4 इज इक्वल टू 6 हो गए। तो इनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 और चाहिए, 7 और 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 लेते ही क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना और हो जाएगा इनका हो जाएगा -2। दैट्स राइट, -2 भी करेंगे। ऐसे ये कितना करेंगे, -3, और ये कितना करेंगे, -4, ये फिर -5। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या जनरल या फिर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करेंगे। किसके कारण से 2 कम करेंगे, क्योंकि नीचे जाने पर S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दैट इफेक्ट नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, आगे इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम। रीडिंग क्या कहती है वो देखिएगा, कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस, 2 यूनिट कम हो जाती है, देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट become progressively more stable for the heavier element। जो heavier element होते हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं, उनके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 यूनिट कम हो जाती है। ठीक है ना, इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर, किसके कारण से, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण से। दैट्स राइट। चलिए, अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते थे। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अभी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? ठीक है बेटा, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसको हम कहेंगे? हमें इसका थ्योरी समझ में आया होगा। इनर्ट का मतलब है रिएक्ट नहीं करना, ठीक है ना, नॉट रिएक्ट। कौन रिएक्ट नहीं करता था? तो आपको पता है वो आउटर शेल के S के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, लॉजिक आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्या लॉजिक होता है वो सुनिएगा। देखो बेटा, एक होता है S सब शेल, एक होता है P सब शेल। S जो सब शेल होता है स्फेरिकल, और P जो सब शेल होता है वो होता है डम्बल शेप का। दैट्स राइट। ये आपके पास न्यूक्लियस, थोड़ा सा समझेंगे, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट सेल। फर्स्ट जो सेल होता है उसमें एक ही सब सेल होता है S, उसे हम कहते हैं 1s, दैट इज 1s। उसके बाद फिर होता है सेकंड शेल। सेकंड जो शेल होता है उसमें 2 सब शेल होते हैं, सेकंड S और सेकंड P। जो S सब सेल होता है वो होता है स्फेरिकल, तो ये तो हो गया सेकंड का S। फिर होता है सेकंड P, और P जो होता है बेटा वो होता है डम्बल। अब P में भी कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है px, py, pz। तो ये मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है ये, दैट इज कौन सा एक्सिस होगा, ये y। ये कौन सा एक्सिस होगा, x, और ये कौन सा होगा, z। दैट्स राइट। अब देखिएगा, जो आपका y एक्सिस है
ये जेड और ये एक्स। इस वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, एक डंबल होगा 2px। तो p जो ऑर्बिटल डंबल शेप का है और डंबल भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में यहाँ से डंबल होगा, दैट इज ऐसे करके डंबल होगा, दैट इज ये क्या है, ये है आपके पास में 2px 2py, ठीक है। ऐसे ये क्या होगा, यहाँ भी डंबल होगा ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके पास में 2pz और 2px, और फिर जेड एक्सिस पर भी ऑर्बिटल की लॉब होगी, डंबल होगा, दैट इज 2pz। फिर थर्ड सेल आएगा। अब जो थर्ड सेल होता है, थर्ड सेल के अंदर तो 3 सब सेल होते हैं। कौन कौन से 3 सब सेल होते हैं थर्ड सेल में, 3s सब सेल भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। अब s जो सब सेल है वो तो फिर से कैसा होगा, वो तो स्फेरिकल होगा, वो तो कैसा होगा, फिर से स्फेरिकल होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में है 3s जो कि कैसा है, स्फेरिकल, थर्ड s स्फेरिकल होगा। ये आपके पास हो गया है। ये सबसे अंदर कौन सा था, ये 1s, ये 2s, और उसके बाद ये कौन सा, ये है आपके पास 3s। फिर होगा 3p। अब p जो सब सेल, इसमें फिर 3 ऑर्बिटल होंगे, px होगा, py, pz, ठीक है ना। अब देखो px जो है ना, उस px की जो लोब है वो यहीं पर ही मिलेगी ऐसे करके, px। py जो है वो ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, और pz जो है वो ऐसे ही मिलेगा। फिर उसके बाद फिर कौन सा होगा, थर्ड सेल के बाद फिर होगा फोर्थ सेल। अब जो 4 सेल है इसके अंदर 4 सब सेल होंगे, कौन कौन से, 4s 4p 4d और 4f। अब d और f भी होंगे यहाँ, लेकिन वो मैं नहीं शो कर रहा हूँ। अब देखिए 4s, s तो फिर कैसा होता है, स्फेरिकल, तो वो तो s तो यहीं रहेगा। ये आपके पास 4s की लोब हो गई, 4s, दैट्स राइट, दैट इज 4s। फिर क्या होगा, 4p। अब p के अंदर फिर से क्या होंगे, p के अंदर फिर से 3 ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से, px py pz। अब 4x कहाँ पर होगा, तो जो x एक्सिस है, इस एक्सिस पर ही क्या रहेगा, 4x, ये होगा 4p, दैट्स राइट, ये 4s की लोब है डंबल ऐसे करके, ठीक है, और ये होगा 4pz। ये लीजिए। अब देखो यहाँ अंतर क्रिएट हो गया, यहाँ डिफरेंस आ गया बेटा। क्या डिफरेंस आ गया है, अगर आप समझ पाओ डिफरेंस ये आ गया, यहाँ पर देखो ये तो 4s है और ये है 4 का p, ये तो देखो इनमें से न्यूक्लियस के मोर क्लोज कौन सा है, तो देखो 4 का s है ना, ये तो न्यूक्लियस के मोर क्लोज है, बट 4p जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर चला गया कि नहीं चला गया, 4p जो है वो चला गया है न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर। लेकिन पहले नहीं था, पहले क्या था, पहले यही था, ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट का s था, ये सेकंड का s था, और सेकंड के s के पास ही क्या थे, सेकंड के p थे, तो px py pz। तो जितनी डिस्टेंस पर s होता था न्यूक्लियस से, अप्रॉक्स उतनी डिस्टेंस पर क्या होते थे, p होते थे, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स s और एज वेल एज p दोनों पर कैसा लगता था, इक्वल लगता था, जिससे क्या होता था, p के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे तो s के भी पार्टिसिपेट कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का, साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जब बात 4s और 5s तक जब बात पहुंचेगी, 5s और 5p तक बात पहुंचेगी, तो देखो 4s 5s 5p तक बात पहुंचेगी, 6x तक बात जाएगी, तब तक वहां तक पहुंचोगे तो s जो है वो तो रह जाएगा क्लोज, बट p के जो ऑर्बिटल हैं वो हो जाएंगे न्यूक्लियस से काफ़ी दूर, जिससे s के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाइड होगा देन p इलेक्ट्रॉन्स, p के पर कम अप्लाइड होगा, जिससे क्या होगा, p के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, बट s के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो कैसे रह जाएंगे, वो इनर्ट रह जाएंगे, ठीक है ना। तो यही फैक्ट कहाँ पर लगता है, p ब्लॉक में वर्क करता है, यही जो फैक्ट है ये p ब्लॉक में वर्क करेगा, दैट्स राइट। क्या होगा p ब्लॉक के अंदर, p ब्लॉक के अंदर जब हम अप टू डाउन जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, p ब्लॉक में जब आप अप टू डाउन जाओगे तो देखिए ऊपर तो साइज स्मॉलर है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ गया है,
तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो S और P के इलेक्ट्रॉन पर इक्वल फोर्स वर्क करेगा अप्रॉक्स, जिससे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, S के इलेक्ट्रॉन भी P के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। बट जैसे जैसे नीचे जाओगे S के इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे क्लोज, तो वो तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, बट P के इलेक्ट्रॉन रहेंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर, जिससे दे कैन टेक पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो S के इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। दैट्स राइट। इसको हम किसी एक और भी पॉइंट है उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या होगा, देखो बॉन्ड कौन सा एटम बनाता है, तो हम कहते हैं कि ये अगर आपके पास एक एटम है, इस एटम के अंदर क्या होगा, सबशेल, सबशेल में क्या है, ऑर्बिटल। और आपको पता है जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल जो है बेटा एक जो ऑर्बिटल है उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों अगर ये दोनों के दोनों पेयर्ड हैं, तो देखना कभी भी ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि इनका स्पिन बैलेंस होता है। केवल बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है कौन सा इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन हो और अगर ये इलेक्ट्रॉन अकेला है अनपेयर्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को बैलेंस करने के लिए दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करता है, जिससे इन दोनों का स्पिन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में हमेशा अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स राइट, अनपेयर्ड। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, जब आप अप टू डाउन जा रहे हो तो अप टू डाउन जाने पर S के इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे और S में तो हमेशा ही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। अगर इनको बॉन्डिंग करनी है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। अनपेयर्ड करना है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, कहाँ भेजना पड़ेगा, P में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को P में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। जब एटम बड़ा हो जाएगा ना तो S और P के बीच एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ नहीं जा पाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, और जब ये पेयर्ड बैठे रहेंगे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इसका मतलब कैसे रह जाएंगे, इनर्ट रह जाएंगे। दैट्स राइट, इनर्ट रह जाएंगे, इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कह देंगे। तो हम इसे किसी भी तरीके से कह सकते हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो एक बार इसका थोड़ा सा थ्योरी इसको हम समझ लेते हैं, अगर आपने इतना सा अंडरस्टैंड कर लिया है तो ठीक है। क्या होता है, देखो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब एकदम रिलैक्स, पार्टिसिपेट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। रिलक्टेंस ऑफ द NS2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के वो जो S के 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे NS2 इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन of heavier member of p block element is known as inert pair effect. That's right. क्यों नहीं होता है ऐसा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द NS2 इलेक्ट्रॉन, जो NS2 आउटर सेल के वो जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है इनको अनपेयर्ड करना है, तो अनपेयर्ड करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके P में भेजना पड़ेगा, बट एनर्जी का गैप ज़्यादा हो गया, तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ नहीं जा पाएगा। दैट्स राइट, NS2 इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंपनसेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी इस एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड होकर के यहाँ पर नहीं आ पाएगा, जिससे ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट्स राइट। चलिए, ये हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के बाद में फिर जो इस चैप्टर का नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है फर्स्ट एलिमेंट डिफर इन सम रेस्पेक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर इन अ ग्रुप। क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में P ब्लॉक, ये पीरियोडिक टेबल, ये P ब्लॉक, यहाँ से हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि P ब्लॉक जो है, उस P ब्लॉक के अंदर ये जो ग्रुप्स हैं 13 to 18, इन ग्रुप्स के जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, जैसे 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है, दैट इज बोरॉन। उसके बाद 14, 15, 16 फर्स्ट मेंबर कौन होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ की बात करें।
उसके बाद यहाँ कौन हो जाएगा, नियॉन नहीं होगा, हालांकि हीलियम होगा, बट हीलियम को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। दैट्स राइट, इनकी बात हम करते हैं। तो ये जो पी ब्लॉक के हैं ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स का जो फर्स्ट मेंबर होता है, ये जो फर्स्ट मेंबर होता है, ये रिमेनिंग जो और मेंबर हैं अपने ग्रुप के, इनके साथ डिसिमिलरिटी शो करते हैं, एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। जैसे 13 ग्रुप है, तो 13 ग्रुप में बोरोन की प्रॉपर्टी बाकी के जो और है ना उनसे डिफर होगी। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है 14 ग्रुप में, वो बाकी के और जो मेंबर है उनसे डिफर होगी। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अनदर मेंबर से अलग होती है। क्यों? इनका एनामोलस बिहेवियर क्यों होता है? एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट डिफर इन सम रेस्पेक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर इन अ ग्रुप। और जो मेंबर है उनसे अलग होती है इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट मेंबर की। क्यों अलग होती है? तो देखिएगा, उसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है, सबसे पहला जो लॉजिक है वो सुनिएगा, वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दैट्स राइट, डी ऑर्बिटल्स। तो देखिएगा, ये जो फर्स्ट मेंबर है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप नाइट्रोजन का ही लिखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे? 2। उसके बाद फिर आएगा सेकंड सेल। सेकंड जो सेल होता है बेटा, उस सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं। कौन कौन से 2 सब सेल होते हैं? दैट इज सेकंड S एंड सेकंड P। दैट्स राइट, S सब सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल हैव, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 में से 2 यहाँ फिल हो गए, 2 यहाँ फिल हो गए, तो अभी कितने बचे हैं? 3 बच गए, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये लीजिए, ये होगा नाइट्रोजन का। बट नाइट्रोजन से नीचे ही कौन होगा? यहाँ पर होगा फास्फोरस। अब अगर आपके पास फास्फोरस हो, उसी ग्रुप का मेंबर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का होता है 15, और 15 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल में तो केवल एक ही सब सेल होता है, दैट इज S। फिर कौन सा होगा? सेकंड सेल जो है उसमें 2 सब सेल होते हैं। कौन कौन से? सेकंड S एंड सेकंड का P। S सब सेल है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पहले यहाँ से फिल करते हैं 1S, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 के S में हो गए, 2 कहाँ पर हो जाएंगे? 2 के S में, और फिर सेकंड P है 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद फिर आता है थर्ड सेल। थर्ड जो सेल होता है बेटा, उस थर्ड सेल में तो 3 सब सेल होते हैं। कौन कौन से? थर्ड S होता है, थर्ड का P होता है, थर्ड का D होता है। थर्ड S है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कितने हो गए? 2 2 4 6 10 और 2 12। ठीक है, अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एटॉमिक नंबर 15 है, तो 3, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे इसमें। अब देखिएगा, ये जो D है, ये D यहाँ पर होगा वैकेंट। तो नीचे वाले जो मेंबर है ना, इन सब के पास वैकेंट D ऑर्बिटल होगा। बट फर्स्ट जो मेंबर है, वो चाहे किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, फर्स्ट जो मेंबर है उसके पास क्या होता है? D जो ऑर्बिटल है, वैकेंट D ऑर्बिटल, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट जो मेंबर है, इनका साइज कैसा होता है? स्मॉलर होता है। इनके ऊपर चार्ज की डेंसिटी क्या होती है? हाई। चार्ज टू रेडियस रेशो का मतलब सीधा है चार्ज की डेंसिटी, ठीक है, ये क्या होती है? हाई होती है। और इनकी ENB क्या होती है? हाई होती है, ENB हाई होती है। दैट्स राइट। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये जो फर्स्ट मेंबर होते हैं ना बेटा, ये फर्स्ट मेंबर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? फर्स्ट जो मेंबर हैं बेटा, ये फर्स्ट मेंबर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है? किस तरीके से बनता है पाई बॉन्ड? तो ऐसा कहीं आपने 11th क्लास में कहीं डिस्कस किया होगा। 11th क्लास अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी रिमेंबर याद हो तो आप कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। दैट्स राइट। चलिए, तो देखो बेटा, पाई जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा 11th क्लास को हम एक बार रिकैप कर लें। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनता था, बॉन्ड कोई भी हो वो ओवरलैपिंग से बनता था। और पाई बॉन्ड कैसे बनता था? पाई बॉन्ड बनता था जब आपके पास 2 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से? तो S ऑर्बिटल तो कभी भी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, सिग्मा ही बनाते हैं। तो
जैसे p ऑर्बिटल, तो मान लीजिए p का आपके पास एक ये ऑर्बिटल, p का आपके पास एक ये ऑर्बिटल, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं p के, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अगर लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो एक दूसरे के इस तरीके से क्लोज आए अलग अलग एक्सिस पर, तो क्या होता है इनके जो ऑर्बिटल्स हैं इन ऑर्बिटल्स में यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पर हो गई है, इस ओवरलैपिंग जो हुई है, इस ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो कम होता है, और एक्सटेंट कम होने के कारण से ये वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस वीक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। यही होता है पाई बॉन्ड, दैट्स राइट। या फिर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है पी के ऑर्बिटल सी, डी के ऑर्बिटल भी बना लेते हैं। डी के ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। अगर आपके पास एक एटम ये है, इस एटम का डी का ऑर्बिटल, अब डी कैसा होता है याद होना चाहिए, डी जो ऑर्बिटल होता है वो डबल डंबल शेप होता है। तो ये आपके पास एक एटम है, इसका डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल में डबल डंबल होता है, एक डंबल ये, दूसरा डंबल ये डी का ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक एटम और है, ये इसका भी डी ऑर्बिटल ही, तो वो भी डबल डंबल शेप वाला है। अब वो अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग यहाँ भी होगी, ओवरलैपिंग यहाँ भी होगी, यहाँ पर भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। अब देखिए ये भी पाई बॉन्ड बना, ये भी पाई बॉन्ड बना। इस पाई बॉन्ड को बनाने में दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस पाई बॉन्ड को हम कहेंगे पी पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड बना, उसको पार्ट बनाने के अंदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड टेक पार्टिसिपेट डी ऑर्बिटल्स फ्रॉम बोथ बॉन्डिंग एटम्स। ये दोनों के दोनों जो बॉन्डिंग एटम्स हैं इनके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयरफॉर दिस पाई बॉन्ड इज नॉन एज डी पाई बॉन्ड। तो देखो पाई बॉन्ड भी अलग अलग तरीके से बन रहा है, दैट इज पी पाई बॉन्ड, दैट इज डी पाई बॉन्ड। इसके अलावा और भी तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है देखिएगा, इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है कि एक जो एटम आपके पास में है, मान लीजिए इस एटम का तो कौन सा, डी ऑर्बिटल, ये जो एटम है इस एटम का आपके पास में डी ऑर्बिटल तो डबल डंबल शेप वाला होगा। और दूसरा जो एटम आपके पास में है, इस एटम का आ जाए कौन सा, पी ऑर्बिटल, ये लीजिए ये पी ऑर्बिटल आ गया, ये पी। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करें और ओवरलैपिंग करके यहाँ से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, तो इस पाई बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, तो एक एटम का डी इन दिस पाई बॉन्ड टेक पार्टिसिपेट डी ऑर्बिटल फ्रॉम वन एटम एंड p orbital from another atom. So this pi bond is known as d pi p pi bond. This pi bond is known as d pi p pi bond. d pi p pi bond. ये लीजिए, तो ये बात थोड़ी सी हो गई है अबाउट पाई बॉन्ड के बारे में, दैट्स राइट। चलिएगा अब मेजर डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा। मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये जो फर्स्ट मेंबर है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये जो फर्स्ट मेंबर होते हैं बेटा, ये फर्स्ट मेंबर क्या करते हैं, यहाँ से फ्लोरीन तो पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, तो केवल ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जर्नली यही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई, तो हेयर पाई बॉन्ड pi bond formed by the p pi ओवरलैपिंग। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो उसमें कार्बन का क्या होता है, p ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का भी p ऑर्बिटल, तो यहाँ पर ये p pi टाइप का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में भी पाई बॉन्ड है, दैट इज p pi। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी पाई बॉन्ड है, दैट इज p pi, दैट्स राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर अगर बॉन्ड है तो ये भी कार्बन का भी p और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का भी p, दैट इज p pi। तो फर्स्ट जो मेंबर होते हैं ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बेटा ये पाई बॉन्ड कौन सा बनाते हैं, p pi टाइप के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट हैवियर जो मेंबर होते हैं, उन हैवियर मेंबर में तो कौन से ऑर्बिटल आ जाते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। हैवियर जो मेंबर हैं उन हैवियर मेंबर में कौन से ऑर्बिटल्स आ जाते हैं बेटा, हैवियर मेंबर में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जब आ जाएंगे तो क्या होगा, तो सुनिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाएंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पाई बॉन्ड जो होता है बेटा, तो जो फर्स्ट मेंबर है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वाया
पी पाई ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट जो हैवियर मेंबर होते हैं, नीचे वाले जो मेंबर होते हैं, वो जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? वो डी पाई पी पाई वाला पाई बॉन्ड बनाते हैं, या फिर वो डी पाई वाले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स राइट। जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे POCl3, ये आपके पास में बना है, तो यहाँ फॉस्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन बॉन्डेड है, दैट्स राइट, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। इन दिस डबल बॉन्ड वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अनदर इज पाई। हेयर दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई lateral overlapping and this lateral overlapping occurs between, किस किस के बिटवीन अकर होगी? तो यहाँ जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल, और जो फॉस्फोरस यहाँ से है इसका d ऑर्बिटल, उनकी आपस में ओवरलैपिंग होकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट्स राइट। तो इस मैनर में भी जो फर्स्ट मेंबर है वो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट मेंबर फॉर्म्ड पाई बॉन्ड, और कौन से टाइप का पाई बॉन्ड बनाता है? दिस फॉर्म पी पाई टाइप पाई बॉन्डिंग। That's right, but heavier member also form pi bond, but they form d pi p pi और d pi overlapping pi bond. That's right. इस मैनर में भी फर्स्ट जो मेंबर होता है, ये फर्स्ट मेंबर क्या करता है बेटा? जो डिसिमिलरिटी है अनदर मेंबर के साथ में वो शो करता है। That's right. चलिए अब एनामोलस प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक की जो एलिमेंट हैं उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं वो डिस्कस करते हैं। ये सब के सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको 11th क्लास से ही आने चाहिए। दैट्स राइट। वो 11th क्लास में जो डिस्कस किया हो ना, वही आपको आना चाहिए। ठीक है। द सेकंड पीरियड element of P group starting from boron are restricted to a maximum covalency of 4. That's right. देखिएगा, जो आपका P ब्लॉक है और उस P ब्लॉक के अंदर जो सेकंड पीरियड है, और उस सेकंड पीरियड में कौन होता है? बोरोन होता है। इस बोरोन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। दो चीज़ हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी और एक होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी और दूसरा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बोथ आर डिफरेंट। आप दोनों को सेम नहीं समझेंगे, दोनों की दोनों अलग अलग होती है। मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है ये अलग होती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये अलग होता है। ठीक है। मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। उस एटम पर कितना चार्ज क्रिएट हुआ वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। बोरोन जो होता है बेटा, उस बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 अंदर रह गया। वैलेंस सेल में क्या होगा? 2s2 होता है और 2p1 होता है। अब S जो सब सेल है इसमें एक ऑर्बिटल होता है और P जो सब सेल है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन इस एक में ही होता है। और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचेंगे? 1 इधर और 1 इधर 3। ठीक है। बट ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल S का है, एक sp का, एक sp का, और एक ये वैकेंट वाला ये भी पार्टिसिपेट कर लेता है। इसलिए इसकी जो मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना। यूजिंग 2s जो है उस S का एक ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल किस में होते हैं? P वाले। तो ये केवल 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दैट्स राइट। क्योंकि इसमें वैकेंट D नहीं होता। लेकिन बोरॉन से नीचे कौन है? बोरॉन से नीचे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है ना, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 6। एल्यूमिनियम जो है, इस एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 6 होती है। ये 6 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा है वाइल बोरोन फॉर्म ओनली BF4 नेगेटिव आयन, बोरोन यही आयन बनाता है बट एल्यूमिनियम क्या बना देता है, ये आयन बना लेता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, 1s2 2s2 2p6, फिर थर्ड चालू होगा 3s2 3p3 और 3d वैकेंट। तो जब ये बॉन्डिंग करता है तो इसका s के ऑर्बिटल भी, p के ऑर्बिटल भी और d के ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 5 होते हैं 5, बट 5 में से 2 ऑर्बिटल है यही पार्टिसिपेट करते हैं। इस कारण से इसकी मैक्सिमम वैलेंसी या कोवैलेंसी कितनी हो जाती है 6, बट बोरॉन की कितनी रहेगी 4 ही रहेगी। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट यूजिंग दीज d ऑर्बिटल्स द थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकंड वाले जो हैं वो नहीं करेंगे मैक्सिमम कोवैलेंसी, एक्सपेंड नहीं होगी उनकी, बट थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है ना, एक्सपेंड हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल दिस। उसके बाद फर्स्ट मेंबर जो होते हैं, ठीक है, वो कौन सा मल्टीपल या कौन सा पाई बॉन्ड बनाते हैं, p पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जबकि फर्स्ट जो मेंबर होते हैं, इसका मतलब सेकंड पीरियड के जो मेंबर होते हैं वो, बट हैवियर जो मेंबर होते हैं वो हैवियर मेंबर देखिएगा कौन सा पाई बॉन्ड बना देते हैं, डी पाई पी पाई या फिर डी पाई जो है ना उस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी वो करते हैं। ऐसा हमें पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ईच स्पीसीज ऑफ हैवियर एलिमेंट मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी बजाय जो हैवियर एलिमेंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो टर्म है ये थोड़ा सा अलग होती है। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में डिस्कस की जाएगी, बट यहाँ इसका क्या मीन्स है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ जो मतलब है वो है नंबर ऑफ अनदर बॉन्डेड एटम्स। यहाँ जो मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर का वो क्या है, नंबर ऑफ अनदर बॉन्डेड एटम्स। यहाँ जो मीन है कोऑर्डिनेशन नंबर का वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ जो मतलब है वो है नंबर ऑफ अनदर बॉन्डेड एटम्स, नंबर ऑफ अनदर बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ने बनाया नाइट्रेट आयन, दैट इज नाइट्रेट आयन। फास्फोरस ने बनाया फॉस्फेट आयन, ये लीजिए। अब अगर इन दोनों का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब मैंने क्या बताया था, चार्ज बताया था। तो यहाँ नाइट्रोजन पर चार्ज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर ये हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है कहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज हेयर +3। फॉस्फोरस का भी निकाल के देखिए यहाँ से, तो फॉस्फोरस जो सॉरी +3 नहीं है, पॉजिटिव का 5, +5। अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता +3 है +5 है, कुछ भी आप कह दीजिए, मेरे कहने से नहीं होगा बेटा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इधर लिख करके बताऊं आपको, नाइट्रेट में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो इसे आप x मान लीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2। ऑक्सीजन कितने 3, दोनों का सम करोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इस चार्ज के। चार्ज कितना है -1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो x -6 इज इक्वल टू -1। 6 को उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू आएगा +5। ठीक है ना, तो यहाँ से नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +5, और यहाँ से फॉस्फोरस का कैलकुलेट करोगे वो भी +5। तो देखो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है बट कोऑर्डिनेशन नंबर डिफर है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स अनदर बॉन्डेड एटम डिफर है। यहाँ ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है। ठीक है ना, कैसे बॉन्डेड होती हैं, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक डबल बॉन्ड से, और एक होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड। बट फॉस्फेट आयन में क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस है इसके साथ एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ, दूसरी नेगेटिव चार्ज के साथ, तीसरी नेगेटिव चार्ज के साथ, बट 1 ऑक्सीजन बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड।
तो देखिएगा यहाँ कितने अनादर एटम बॉन्डेड है, 1 2 3, सो हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 3, और यहाँ कितनी है 1 2 3 4, सो हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4। तो देखो हैवियर एटम जो है ना, ऑक्सीडेशन नंबर उसका उसके इक्वली है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसा है, अलग हो गया है। दैट्स राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसका अलग हो जाएगा हैवियर एलिमेंट का। ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, लाइटर एलिमेंट के बराबर है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हो गया है, अलग अलग हो गया है। ये हो गया है सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद इस चैप्टर में अब हमें डिस्कस क्या करना है, तो देखिएगा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको जो 4 ग्रुप हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम 15 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद 16 ग्रुप के एलिमेंट के बाद फिर 17 और फिर 18। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा 15 ग्रुप एलिमेंट्स, और ये हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट। अब तक तो हमने बस केवल इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट जो हैं वो 15 ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और उन एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। दैट्स राइट, ओके, थैंक यू।